बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी। बात उस गैंग की जिससे दाखिला वजीर अमित शाह ने ट्वीट के जरिए बताया कि गुपकार अलायंस नहीं बल्कि एक गैंग है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इसी गैंग का सपोर्ट कर रही है और ये जम्मू कश्मीर को उस दिहाई में डालना चाहते हैं, उस दौर में डालना चाहते हैं जिसका नाम मिलिटेंसी है। अमित शाह के बयान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मुतअद्दिद लीडरान जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स खोले और उसके बाद इसी तरह के ट्वीट करने लगे। और डिफेंस में महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान भी कहने लगे कि अगर आज की तारीख में वो गैंग थे तो कल जब वो बीजेपी के साथ इतिहाद में थे तो फिर उस वक्त क्या थे। तो इस तरह से एक तरफ से ट्वीट और उसके बाद जवाबी ट्वीट का सिलसिला कल सुबह से ही देखने को मिला है। और ये सब देखने के बाद आम जनता ये सोच रही है कि कहीं जनता के नाम पर, गैंग के नाम पर, अलायंस के नाम पर, गुपकार के नाम पर अवामी इस्तेसाल तो नहीं हो रहा है। कहीं छोटी पार्टी से लेकर बड़ी पार्टी या बड़ी पार्टी का लीडर कहीं आम लोगों के साथ जमहूरियत के नाम पर सियासत तो नहीं कर रहा है। अब ये भी मौजूद बहस बनने लगा है, क्योंकि जब से अमित शाह की जानब से इस तरह का ट्वीट आया, उससे पहले रविंद्र रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है, उसकी जानब से भी कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अब जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा, मतलब मजहब का भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने यह भी कहा कि जो भी कोई 4G रेस्टोरेशन के हवाले से उसकी हिमायत करता है तो मिलिटेंटों का सपोर्टर है, यानी एंटी नेशनल है। जब से इस तरह के बयान आने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी बात उठती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4G को एक बुनियादी हक कहा है। और जब इस तरह के बयान आते हैं तो ये बयानात खास तौर पर उस वक्त आते हैं जब इलेक्शन आते हैं। तो इलेक्शन के मौके पर जब इस तरह के बयान आए और खास तौर पर दाखिला वजीर अमित शाह का बयान आया तो उस पर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और साबिका वजीर कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आया। कपिल सिब्बल ने उन्हीं एलिगेशंस पर जो दाखिला वजीर अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए हैं कि एक गैंग का सपोर्ट कर रहे हैं और उस गैंग का जो जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी की तरफ धकेलना चाहते हैं और जो जम्मू कश्मीर में कोई फॉरेन इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसमें अब कपिल सिब्बल का ये ट्वीट जो आप खुद भी देख रहे हैं, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि अमित शाह साहब ये बता दें कि वो जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ इतिहाद में थे तो वो किस गैंग का सपोर्ट कर रहे थे। मतलब सियासत अब काफी चमक गई है। और जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो यही सवाल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी से भी कहा कि वो क्या किसी गैंग का हिस्सा थे, यानी पीडीपी के साथ जब वो थे तो क्या वो वाकई किसी गैंग का हिस्सा थे। हमारे साथी सईद तजुमुल ने इसी तरह का सवाल जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज तरुण चुग से पूछा कि आप पीडीपी का हिस्सा, जो जम्मू कश्मीर में सरकार थी साबिका, तो उसमें आप भी हिस्सा थे, तो क्या वो भी गैंग का हिस्सा था। उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा, आइए देखते हैं। आप जो चीफ मिनिस्टर वाली बात करती है, हमारा गठबंधन शर्तों पे था कि अब जम्मू कश्मीर की जनता सरकार चाहती है और सरकार ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी कि सरकार अगर बनानी है, जनता के मैंडेट को समझना है तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक मिनिमम मैनिफेस्टो को रखा सामने, कुछ विषय रखे और केवल विकास के मुद्दों पर हमने समझौता किया। आइडियोलॉजिकली ना हम उनके नज़दीक थे ना वो हमारे नज़दीक थे। ठीक है, वो एक ऐसा दौर था कि जम्मू कश्मीर का एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाना जरूरी था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह लोकतंत्र में रसा है, मसा है। चलिए नाज़रीन, आपने तरुण चुग का ये बयान तो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त जो सरकार बनाई थी, यानी जिस गैंग के साथ वो उस वक्त शरीक हुए थे, वो उस वक्त मजबूरी थी, क्योंकि मुल्क से बाहर दुनिया को यह दिखाना था कि जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और वो इस पर यकीन भी रखते थे। बल्कि उनका मानना था कि शर्त शराइत पे हुआ। लेकिन शर्त शराइत हर कोई जानता है कि आइडियोलॉजी दोनों पार्टियों की अलग थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नाम इसे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया था, लेकिन उस बार भारतीय जनता पार्टी ने उससे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये दस्तखत किए थे कि वो 370 को लेकर मुंह नहीं खोलेंगे, बात नहीं करेंगे। खैर, ये तो माजी की बात है। उसके बाद क्या हुआ हम सब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी दर्जा था 370 का 35A का, वो हटा दिया है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है, गैंग का नाम फिर से आ जाता है, क्योंकि इससे दाखिला वजीर अमित शाह ने कहा है। और जब अमित शाह कहते हैं तो फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अगर ये गैंग है, मतलब कोई डकैती है, चोरी करता है या कोई और तरीका किसी गैर फाल एक्टिविटी में ये मुलविस हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये एक सवाल है जो
वक्त की हुकूमत से लोग पूछते हैं। लेकिन जावेद मुस्तफा मीर जो कि पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं, अब उनकी जानिब से बयान आया है। उनका कहना है कि अगर ये गैंग है, यानी अगर कुछ पार्टियों का एमलगम या अलायंस जिसे हम कहेंगे, अगर ये कोई गैंग है तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गैंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसे एनडीए कहते हैं, वो सबसे बड़ा गैंग है। मेरी बात सुन लीजिए आप, अगर गैंग है, हम पार्टियां मिली है ना, तो उनका क्या एनडीए है ना, एनडीए ना सबसे बड़ा गैंग है क्या? वो भी एक तरीके का गैंग ही है ना। फिर अगर हम गैंग है, the people who calls us gang, and they are equally as gangs. चलिए नाज़रीन, आपने देखा सवाल जवाब और दर जवाब ये सिलसिला अब शुरू हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि ये सियासत है और सियासत में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये वही सियासत है जिसमें ख़ानदानों का भी जिक्र आया था और यही कहा गया था कि यहाँ कुछ ख़ानदान जिनने कंपनीज बनाया है यहाँ की इस जम्मू कश्मीर स्टेट को, और उसके बाद यहाँ पर कंपनीज चला रहे हैं हुकूमत के नाम पर। तो इस तरह अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदान को यह टैग भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडरान लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद उसी कंपनी का वो भी हिस्सा बने, उन्हीं के साथ उनका ताउन भी रहा। लेकिन रूप भट्ट जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर है, उनकी जानिब से भी रिएक्शन आया। उनका कहना है कि जो इस तरह के बयान देते हैं ये तो मौका परस्त हैं, और उनके बाद उनका यही कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज है उसी मंशा के तहत आई हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। अदरवाइज जब वो उनके साथ हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त वो नेशनलिस्ट होते हैं, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर एंटी नेशनल बन जाते हैं। रूप भट्ट का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जब हम कोलिशन में होते हैं फिर हम नेशनलिस्ट होते हैं, जब कोलिशन टूट जाती है फिर हम एंटी नेशनल बन जाते हैं, हम देशद्रोही बन जाते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतना बड़ा जो है इतना ऐसा स्टेटमेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर दे, ये हम तवक्का नहीं कर रहे थे। ये बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की कि देखिए पोलराइजेशन हो रही है, इनको जो है पेट में दर्द हो रहा है कि इनका जो ब्लूप्रिंट था कि शायद सारे हमारे ये यहाँ जो रीजनल पार्टीज़ है ये बाइकाट करेंगे और ये चोर दरवाजे सारी सीटें जीत जाएंगे। इनका ये जो एजेंडा था, जो इनकी सोच थी, उस पे पानी फिरा है। तो ये जो आप स्टेटमेंट्स वगैरह देख रहे हैं ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं है। हम सब यूनाइट है, ये न सिर्फ इसके लिए इलेक्शन के लिए बल्कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसे इनको रेस्टोर करना होगा। इस मसले पे बात करनी होगी, मसले कश्मीर पे बात करनी होगी। हम रोज़ रोज़ मर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, पॉलिटिकल हल हो, हर एक स्टेक होल्डर से बात हो। और ये जो है इन जो स्टेटमेंट से जो दे रहे हैं इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। नाज़रीन, इस ट्वीट को लेकर जो अमित शाह साहब ने किया था कि गुपकार एक गैंग है और उसके साथ साथ जो इससे मुंसलिक चीज़ें थी उस पर काफ़ी सारे ट्वीट्स हुए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि शायद पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितने भी पॉलिटिकल अलायंस के उस पीपल्स अलायंस के साथ जितनी भी जो पार्टीज़ हैं वो शायद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और उसके बाद उनके लिए खुला मैदान छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अमित शाह को मुखातिब होते हुए कहा कि अमित शाह साहब, हम समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जो तरुण चुग है उनने वापस इसका जवाब दिया। उनका मानना है कि ये फ्रस्ट्रेशन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की है, क्योंकि उनसे कुर्सी छिन गई है, अब वो बंद है, क्योंकि अब वो दौर नहीं चलने वाला था है जो इससे पहले चल रहा है। उन्होंने क्या कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मुतालिक, आइए देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन महबूबा जी के मन में है, फ्रस्ट्रेशन अब्दुल्ला परिवार में है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनकी दुकान बंद हो गई। अब्दुल्ला एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स बंद है आज, क्योंकि कश्मीर के आम आवाम ने तय किया है उसको अब तरक्की करनी है। कश्मीर के आम आवाम ने तय किया उसको रोड्स चाहिए, कश्मीर के आम आवाम ने कहा उसको पुल चाहिए, उसको पानी चाहिए, पीने का टैप से पानी चाहिए, उसके घर में बिजली चाहिए 24 घंटे 365 दिन, उसके खेत को, फसल को, फल को प्राइस चाहिए। अब लूटने का खेल बंद हो गया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ध्येय वाक्य है, ना खाएंगे ना खाने देंगे।
नाज़रीन, काफ़ी दिलचस्प सियासत है और सियासत के जो मराइल है वो भी काफ़ी दिलचस्प है और आम लोग बेशतर वक्त समझने से बालातर रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज के लोग काफ़ी समझदार हैं, आज के लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल बयान क्या है और हकीकत क्या है, कहाँ पर धर्म का इस्तेमाल होता है, कहाँ सियासी अत्याचार होता है। ये आज के लोग बहुत खूबी से देखते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सवालात के घेरे में आ गई है, वहीं पर कांग्रेस भी बची नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर ने रिसेंटली हमारे चैनल के साथ भी बात की, मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और खुल्लम खुला गुलाम अहमद मीर ने कहा कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा है। लेकिन जब से नेशनल लेवल पर इस तरह की बात आई है कि ये गैंग है और ये मिलिटेंसी की तरफ धकेलना चाहती हैं ये सारी गैंग, जिसे जो गुपकार गैंग कहा गया है, तो उसके बाद नेशनल लेवल पर कांग्रेस का स्टेटमेंट कुछ अलग आया। और कल ही हमने देखा कि रणजीत सुरजेवाला का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि वो गुपकार का हिस्सा नहीं है। लेकिन उससे पहले ही हमने चलाया कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर ने कहा कि हम बाज़ाब्ता उसका हिस्सा हैं और यहाँ तक कि गुपकार एनएस में जो सीट शेयरिंग हो रही है उसमें भी वो उस वक्त हिस्सा बने थे। जीएन मोंगा ने भी खास तौर पर यह बयान दिया है कि हाँ 370 की बहाली के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर गुपकार के साथ है। लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और खासतौर पर नेशनल पार्टीज जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करके नेशनल इंटरेस्ट को कैसे बचाते हैं, नेशनल लेवल पर अपनी सियासी इंटरेस्ट को कैसे बचाते हैं। तो इस वजह से सियासी मुबसरीन का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर अब एक बैटलफील्ड बना, पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। यानी बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर इलेक्शन लड़ना होगा तो उस मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर जरूर होता है। तो इस वजह से उनका मानना है कि ये जमहूरियत के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या जमहूरियत के साथ इस्तेसाल हो रहा है। बात ये है कि ये जो कश्मीर है ये हमेशा से रहा है हिंदुस्तान की सियासत का जो चेस बोर्ड है, शतरंज, उसका एक मोहरा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टीज ने इसको चेस बोर्ड का एक मोहरा उसी के तौर पे इस्तेमाल किया है। यहाँ नहीं, बाहर। जैसे बिहार में रिसेंटली इलेक्शन हुए ना, तो वहाँ भी कश्मीर चल रहा था, हमने जी 370 को ख़त्म किया इसलिए हमें वोट दे दो। कल ये जो एनसी है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, ये प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस है। 30 साल से यहाँ एक चल रहा है कि मुसल्लह एक अपराइजिंग चल रही थी ना, आर्म्ड अपराइजिंग, तो ये लोग हिंदुस्तान का झंडा लेकर ये खड़ा रहे, इनके बहुत सारे कारकुन मारे गए, ये लोग, इनको भागना भी पड़ा यहाँ से। लेकिन आज ये सब इन्हें हिंदुस्तान के लिए क्या। फारूक अब्दुल्ला जेनीवा में भी गए तो वहाँ ह्यूमन राइट्स के मामले पे हिंदुस्तान की वकालत की, कश्मीर की नहीं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो बोले थे वहाँ। आज उनको ये कह रहे हैं कि अमित शाह, हिंदुस्तान के क्या नाम है इसका, वजीर दाखिला, क्या कर रहे हैं कि ये लोग फॉरेन पावर्स से चाहते हैं मुदाखलत कश्मीर में, मतलब इनको दूसरे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान मुखालिफ कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। तो ये यहाँ के लिए नहीं है, उनको यहाँ की पॉलिटिक्स से कोई गरज नहीं। क्या करेंगे यहाँ 2 सीटें लेके या सारी सीटें लेके, इनको बाहर। जैसे मैंने भी आपको बताया बिहार में, और कांग्रेस का की भी वही मजबूरी है, हमेशा से रही है। और जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, जो बीजेपी ने आज किया इन वन स्ट्रोक 370 को ख़त्म किया, कांग्रेस ने पहले दिन से किया था, आहिस्ता आहिस्ता 370 को ख़त्म किया। जिस शेख अब्दुल्ला ने इल्हाक की हिमायत की थी और एक्टिवली उसको सपोर्ट किया था, उसी को पंडित नेहरू ने 11 साल तक, 1 साल बंद रखा जेल में। तो यहाँ जो कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास ने आज तक, जो यहाँ के कश्मीर के लोगों, आम लोगों का जो परसेप्शन है, उनकी जो राय है, उनका जो नुक्ते निगाह, वो ये है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स बाय कन्विक्शन खेल रही है और कांग्रेस को जहाँ जहाँ सूट करता है वहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स वो करती है। और आज भी कांग्रेस खुद को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, अपनी साख को बचाने के लिए एक ये प्रिंसिपल स्टैंड जो उन्होंने लिया था उससे हट रही है। वहाँ के लोगों को बता रही है कि नहीं, हम फारूक अब्दुल्ला के साथ नहीं है, महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं है, और जो भी यहाँ की रीजनल पार्टीज 370 पे उनका जो मौक़िफ़ है, हाँ जी ये है। तो वो भी मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, हाँ ठीक है, इनको आप जो भी कहोगे हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और
ادروائز یہ جو انہوں نے سیٹ شیئرنگ ارینجمنٹ کیا ان کے ساتھ ریسنٹلی. لیکن اس سے پہلے بھی کبھی یہ پی ایچ ڈی کی میٹنگ میں آتے تھے, کبھی نہیں آتے تھے. کبھی کہتے تھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کسی کی, میر صاحب کی, کبھی پھر وہ آتے تھے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں آل انڈیا کانٹیکس میں دیکھنا ہے. دیکھیے آج کی جو سیاست ہمارے خاص کر کے ہماری جموں کشمیر میں چل رہی ہے, یہ ایسی سیاست ہے جو صرف اپنے اقتدار کو ڈھونڈنے کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. کوئی آپس میں وہ لوگ بھی مل رہے ہیں جو کل دشمن تھے اور جن کی وجہ سے یہ ہمارا یہ حال اور یہ حشر ہو گیا ہمارا. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ بیچارے دے آر ناٹ ریپرزینٹیڈ پراپرلی. جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس کو کمرشلائز کیا ہے. ہر جگہ یہی ان کی سوچ ہے کہ کیسے ہم اقتدار کو حاصل کریں اور کس طرح حاصل کریں. کس طرح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کے خلاف ہوتا ہے. لوگ بیچارے اس میں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری سیاستدان, ہمارے لوگ, ہمارے سیاستدان ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے. کبھی مذہب کا حربہ استعمال کرتے ہیں, کبھی کوئی دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں, اور یہ عام لوگ ہی ہیں جو پستے جاتے ہیں. اس کا مطلب صرف ہم یہ نکالتے ہیں کہ جو ہمارے خصوصاً خاص کر کے جو وادی میں صورتحال ہے, یہ سیاست بالکل ناکام ہو چکی ہے. وادی میں کوئی سیاست ہے ہی نہیں. جو ہماری یہ مظلوم قوم ہے اس کو صحیح معنوں میں اگر ریپرزینٹ کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاست وہی سیاست ہوتی. لیکن آج کی سیاست کمرشل بن چکی ہے اور ہر ایک سیاستدان اپنی نوکری ڈھونڈ رہا ہے. انہیں لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اور ان سیاستدانوں نے ایسے گناونے کھیلنے شروع کیے ہیں جو سمی قاتل ہے, خاص کر کے ہماری وادی کے لیے اور جموں کے لیے بھی. جموں میں بھی لوگ پریشان ہیں, کشمیر میں بھی لوگ پریشان ہیں, اور کوئی ان کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نوبت نہیں آتی جو ہم اس وقت جھیل رہے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رپورٹ, اور اسپیشل رپورٹ میں اب ہم ان کینڈیڈیٹس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ڈی ڈی سی یا ریسنٹلی جو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اس کے لیے اپنے نامنیشن بھرے ہیں. اب شکایت الیکشن کمیشن کے خلاف آنے لگی ہیں کیونکہ محمد مظفر شاہ اور جاوید مصطفیٰ میر, ان کا ماننا ہے کہ ایک جو پیپلز الائنس ہیں اس کا ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ جو کہ شہری سری نگر سے ہی لڑ رہا ہے, اور پنتا چوک میں ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے نامنیشنز جو ہے دائر کیے ہیں, اور اس کے بعد ان کا ماننا ہے کہ انہیں ریسیپٹ بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے نامنیشنز داخل کیے ہیں, لیکن 5 یا 6 گھنٹے کے بعد انہیں ٹیلی فون موصول ہوتا ہے جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا فارم غلط ہے اور آپ کا فارم ریجیکٹ ہوا ہے, جبکہ اس کی ایکسیپٹنس کا انہیں ریسیپٹ دیا جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ اس کے بعد اس کینڈیڈیٹ کو وہاں پر بلایا جاتا ہے, اور بلانے کے بعد انہیں جو ایکسیپٹنس کی ریسیپٹ دی گئی تھی اس پر ریجیکشن لکھنے کی کوشش کی گئی, جس سے انہوں نے نہ ہی ماننے سے بھی انکار کیا اور وہ ریسیپٹ دینے سے بھی انکار کیا. تو اس وجہ سے آج وہ ڈپٹی کمشنر سری نگر کے پاس آئے تھے اور اپنا احتجاج وہاں پر جاری کیا, اور الیکشن کمیشن سے بھی کہا ہے کہ کیا یہاں پر ایک نیشنل کانفرنس یا یہاں پر ایک نیشنل پارٹی کا یوتھ جنرل سیکریٹری یا کوئی عہدیدار چناؤ لڑ رہا ہے تو اس کو ایک فیلڈ دینے کے لیے, اس کو ایک موقع دینے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہے, ڈیموکریسی ہے, اس کی موکری نہ بنائی جائے. فورجری کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہاں پہ بی جے پی کے شاید نیشنل یوتھ پریزیڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ہمارے کینڈیڈیٹ کو ایکسیپٹنس دی گئی تھی 12:15 بجے, اور اس کے ساتھ میں ایکسیپٹنس کے ساتھ میں بینک اوپننگ فارم پہ بھی ان نے فارم دیا تھا, اور اس کا ایکسپینڈیچر رجسٹری بھی دی تھی. سو ایکسیپٹنس کے بعد 5 گھنٹے کے بعد ان کو دوبارہ کال کیا کہ وہاں آئیے, اور جو ایکسیپٹنس کی یہ لیٹر ہے اسی ایکسیپٹنس کی لیٹر پہ وہ RO کوشش کر رہا تھا اس کو لکھنے کی, ریجیکٹڈ, مگر ہمارے بندے نے, ہمارے کینڈیڈیٹ نے اسے وہ چھین لیا. اور یہی ہم آج یہاں DC کے پاس آئے ہیں, یہاں کے سری نگر کے جو اس کے انچارج ہیں الیکشن کے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ فورجری کس بات پہ کی گئی تھی. کیا بات ہے, بی جے پی اتنا ڈر رہی ہے کہ آپ ایکسیپٹنس جب ملے, ونس یو گیٹ این ایکسیپٹنس لیٹر جب ایشو ہوتی ہے, پھر الیکشن کمیشن بھی اس کو ریوزٹ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کیسے کیا گیا 5 گھنٹے کے بعد؟ ایبسولوٹ فراڈ. وہ ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, وہ بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں, بٹ they are mortally scared of the alliance candidate. This is an alliance candidate there against the BJP National Youth President. It's a very serious matter. Election Commission of India should take a very serious note of this.
नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि पश्मीना या हैंडी क्राफ्ट्स जम्मू कश्मीर की शान है, यहाँ की आन है, यहाँ की बान है, यहाँ की एक शनाख्त है। क्योंकि बरसों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की इकनॉमी को अगर स्टेबल किया गया है, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ यही वो इंडस्ट्री थी जिसने यहाँ इक्तिसादियात को फ़रोग दिया है और इसे स्टेबल रखा है। भले ही हालात जैसे ही जम्मू कश्मीर में आए हों, लेकिन जो हैंडी क्राफ्ट है उसने हमेशा यहाँ की इक्तिसादियात में एक अहम रोल अदा किया है। लेकिन कानी शाल, जो कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जाना जाता है, माना जाता है और काफ़ी महंगा भी है, और इसकी जो फनकारी है वो अपने आप में यूनिक है। कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अवार्ड भी फराहम किया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। उनका मानना है कि जब से 35 है और 370 हट गई और उसके बाद जो हालात पैदा हुए और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में भी जो लॉकडाउन हुआ है, उससे ये इंडस्ट्री अब तबाही के दहाने पर पहुंची है, क्योंकि हालात ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। उनका मानना है कि इससे पहले गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती थी, खासतौर पर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, वो उन्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही। इससे पहले मुल्क से बाहर भी जो एग्जीबिशंस होती थी, नुमाइशें लगती थी, लेकिन अब नहीं लग रही हैं, जिसकी वजह से उनका ये काम तबाही के दहाने पर पहुंचा है। और इससे मुनसलिक जो लोग हैं, अब उन्हें जो है उजरत भी हासिल नहीं हो रही है। तो मैं पिछले 20 साल से इस काम से वाबस्ता हूँ, कानी शाल। तो इसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है। पहले इसमें अच्छा प्रोसीजर होता था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी हमें हेल्प कर देती थी, इवेंट आते थे, बाहर एग्जीबिशन आते थे, जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता था, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। तो जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता था। जब से लेकिन यहाँ पे 35 ए जो टूटा है, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिकली हालात बहुत ख़राब हुए और उसका असर सीधा हमारे काम पे पड़ा, क्योंकि ये तो हैंडमेड काम है, लोग उसको ख़रीदते हैं। ज़्यादातर हम बनाते हैं लेडीज शॉल और ओवरऑल हम जेंट शॉल भी बनाते हैं कभी कभी जब ऑर्डर होता है। तो लेकिन असर पड़ा। उसके बाद कुछ हालात ठीक हुए थे काम के बारे में, लेकिन उसके बाद जब कोविड का आया तो बिल्कुल ही बिगड़ गया काम। और आगे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं बच्चे, इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो आम बच्चा है उसको नीड होती है पैसों की, वो अगर किसी भी फील्ड में जाएगा तो 8-10 हज़ार रुपये कमा लेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि तकरीबन 200-250 चूल्हे जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं इस गाँव में। देखा जाए तो इस काम के साथ कैसा वजन होता है, खुसूसन अगर देखा जाए किस किस्म के आप शॉल्स बनाते हैं, या इसमें क्या कुछ स्पेशलिटी होती है जिसका इंटरनेशनली मार्केट है, मगर अब आप कह रहे हैं कि हालात का असर तो पड़ा है, लेकिन जो इसका स्टेटस है कानी शाल का, लोगों की डिमांड है, इसकी मार्केट में डिमांड है, लेकिन हालातों का असर पड़ा है। गवर्नमेंट से हम यही इल्तिजा करते हैं कि इसके बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सेंटर है, WSC सेंटर है यहाँ पे, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ वो घूमें, हर जगह घूमें कश्मीर में, जहाँ पे भी कानी शाल काम हो रहा है वो चेक करें कि क्वालिटी यहाँ जहाँ पे ख़राब क्वालिटी लगाई जा रही है उनको समझाएं कि इससे हमारा काम डूब जाएगा एक दिन। अगर हम अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो वो कभी नहीं डूबेगा। जैसे हम मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं आज के डेट में, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छा चीज़ लाए घर, जब ब्रांडेड होता है, और जो घटिया क्वालिटी का होता है हम नहीं लाते। चलिए, यहाँ पर हमने शबीर साहब से बात की और शबीर साहब का ये भी मानना है कि एक साइड से वीवर आर्टिजन जो है